मैं सुनील यादव, असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम, जिसका परीक्षा अभी 14 जुलाई को हुई है आपकी 2024 में। उसकी यह पहली आंसर की है। इसमें हम पार्ट ए की जो आंसर की है और उनके जो क्वेश्चन है उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ कुछ एविडेंस भी आपको देंगे ताकि आप तथ्यों के आधार पर, प्रूफ के आधार पर अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकें, और भी आपको कहीं सर्च करना है तो आप वो चीज़ें कर सकें। उसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। पार्ट बी की आंसर की इसमें अभी नहीं दी गई है। पार्ट बी की जो आंसर की है वह शायद कल आएगी या हो सकता है कि परसों आएगी, क्योंकि आपको अथेंटिक डेटा देने का हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसके क्वेश्चंस और इसके कई ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनको लेकर के बहुत डाउट रहा है विद्यार्थियों को, तो उन पर चर्चा करेंगे। खासकर उनके ही एविडेंस दिए हैं, सरल प्रश्नों के या जिनका डेटा आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है, उसका आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी इन्फॉर्मेशन देनी थी, एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर के हमारा जो 1 ईयर वाला बैच रहता है, प्री कम मेंस वाला बैच रहता है, वो स्टार्ट हो चुका है। स्पेशली एक और बैच भी स्टार्ट हुआ जो एमपीपीएससी मेंस को लेकर के रहेगा, 2024 को फोकस करके रहेगा। दोनों में से जिन भी बैचों में आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल नए बैच स्टार्ट हुए हैं। मेंस वाला जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है और उसमें लगभग 3 क्लासेस हो गई हैं। पेपर 4 उद्यमिता वाला जो सेक्शन है, पार्ट बी वाला, वह स्टार्ट हुआ है, और उसके साथ साथ पार्ट ए के जो कुछ सेक्शंस हैं उनको भी करवाते चले जा रहे हैं। खासकर टफेस्ट सेक्शन को तैयार करवाया जा रहा है, तो उन बैचेस के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट ए के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जीएस वाला या एमपी जीएस वाला जो क्वेश्चन है, इससे आप मैच कर लीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्वेश्चन उठाए थे, करीबन 8 से 10 क्वेश्चन को लेकर के वहाँ पर डाउट हो रहा था और मिल नहीं पा रहा था कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा। वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं विथ एविडेंस, तो आप उसको अपनी बुद्धि विवेक से क्रॉस चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा इसका आंसर। सामने रेड कलर से लिखा हुआ दिल्ली एस एकेडमी करके लिखा होगा, जबलपुर, उससे आप मैच कर लीजिएगा। कौन सा इंटरनेट कनेक्शन, रेडियो वाला जाने वाला है। कौन सा वेब ब्राउजर, नहीं है, गूगल ड्राइव आएगा। फुल फॉर्म क्या है डब्ल्यू 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 का, तो वर्ल्ड वाइड वेब करके कहलाते हैं, टिम्बर लीजिए। ई कॉमर्स का प्राथमिक लाभ क्या है, तो सभी आएगा इसका आंसर। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी किया जो प्रतिवेदन है, किस टाइगर रिजर्व को द्वितीय स्थान दिया गया है। सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व है उसको द्वितीय स्थान दिया गया है। ठीक, तो डी इसका आंसर होने वाला है। क्रॉस चेक कर लिया, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, आपने भी क्रॉस चेक कर लिया होगा। 7 मार्च 2024 को फूलबाग एक्सपीरियंस जो जोन है, परियोजना है, उसका उद्घाटन किस योजना के तहत किया गया है, तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। 2023 में खेल और खेलों उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार सम्मानित ऐश्वर्य प्रताप सिंह जी, शूटिंग संबंधित हैं। अभिनव बिंद्रा जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में पहला गोल्ड जीता था भारत के लिए, उनको खेल रत्न कब दिया था, 2001 में दिया गया था। फटाफट बता रहा हूं मैं, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उससे आपको काफी डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। बाद में भी आप उसको मैच कर पाएंगे या वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी पेज की क्वालिटी डिस्टर्ब है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको इस क्वेश्चन के बारे में। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 के अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप में, जो कि देहरादून में हुई है, मई के महीने में हुई है, तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं अनुज गोस्वामी जी। उन्होंने 55 केजी वर्ग में किसको पराजित किया है, जो हम उद्धार करके आएंगे, ऑप्शन बी आएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल किसी व्यक्ति को दंड से क्षमा, 161 आएगा, ऑप्शन बी आएगा। 2021 में मध्य प्रदेश का स्थान भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल के आधार पर तथा जनसंख्या के आधार पर क्या था, तो क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा था, जनसंख्या के आधार पर थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, पांचवा आएगा कि छठवा आएगा, तो उसका सही जवाब आएगा डी, पांचवा कहलाएगा। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, उसके बाद से डेटा में परिवर्तन आया हुआ है, नया डेटा आप चेक कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश की पहले जो जनसंख्या हुआ करती थी वो लगभग 8.5 करोड़ थी। तेलंगाना में 3.5 करोड़, लगभग 3,40,00,000 के आसपास आबादी शिफ्ट हो गई, उसके बाद में उसकी आबादी कम हो जाती है। यही वजह है कि जो मध्य प्रदेश पहले 6वें नंबर पर आता था, अब किस नंबर पे आ गया है, 5वें नंबर पर आ गया है। क्रॉस चेक कर लिया इस डेटा को, आप भी देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में आलू उत्पादन में कौन सा क्या स्थान रहा है मध्य प्रदेश का, तो कौन सा स्थान रहा है, 5वां स्थान रहा 2021-22 में। एक क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में पंचायती राज से संबंधित भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित पंचायतों के निम्नलिखित कारकों के क्रम में बताइए।
उसका सही आंसर आएगा बी फॉर बॉम्बे। क्रॉस चेक कर लिया है। कृषि आएगा, भूमि विकास आएगा, लघु सिंचाई आएगा। अच्छी जगह से सोर्स से आप चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा। सटीक जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के राज्य योजना बोर्ड को राज्य योजना आयोग के नाम से जाना जाता है कब से? 21 सितंबर 2007 से इसको जाना जाता है। बाइनरी संख्या करके दिया हुआ आपको 10 1 करके दिया हुआ है आपको ये, कि दशमलव समतुल्य इसका क्या होने वाला है या इसका मान क्या होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी व्यापम इत्यादि में आते रहे हैं और क्लास में भी मैंने कई बार बताया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था अपने आप में। ये एक इजी टेक्निक बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन लिखेंगे 1 है, 1 का डबल क्या है, बोले 2 है, 2 का डबल क्या है, 4 है, 4 का डबल क्या है, 8 आ जाएगा, 8 का डबल क्या है, 16 आ जाएगा, 16 का डबल क्या आ जाने वाला है, बोले 32 आ जाएगा। ऐसे करके आप बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक, बाइनरी में जब भी आपको कन्वर्ट करना है, जिन डिजिटों को आप यूज करके जोड़ करके ये नंबर बनाएंगे, ठीक है, उसके सामने आप लिखेंगे 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यदि इसका उपयोग हुआ तो इसको 1 लिखेंगे, इसका उपयोग नहीं हुआ तो इसको आप 0 लिख देने वाले। ये होता है, इसका उपयोग हुआ है तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसका उपयोग नहीं हुआ तो उसको क्या लिख देने वाले अपन, 0 लिख देने वाले। बहुत सीधी सी बात है। इसका आंसर 23 आने वाला है। क्रॉस चेक करना है आपको। 23 लिखने के लिए इनमें से किस किस को जोड़ना पड़ेगा आपको? 16 को जोड़ना पड़ेगा। 16 का यूज किया आपने, इसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 16 में कितना जोड़ा जाए कि 23 हो जाए, 16 4 20 और 2 22 और 1 23। यानी आप 16 का उपयोग करेंगे उसको 1 लिखेंगे, 4 का उपयोग करेंगे उसको भी आप 1 लिखेंगे, इसका उपयोग नहीं किया आपने 8 का, इसको क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 2 का उपयोग करेंगे आप यहाँ पर, इसलिए इसको यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, 1। और 1 का भी उपयोग करेंगे आप 23 बनाने के लिए, तो 1। तो 16 4 20 2 22 और 1 23। तो 23 को आप क्या लिखेंगे, 1 0 1 1 1 करके आएगा, 111 वाला आ जाएगा। एक सीधी मेथड ये होती है, इसी का इनवर्स कर देंगे तो अपन उसको डिजिट्स में लिखा हुआ है, आपको ऑलरेडी ये नंबर दिया हुआ तो अपन उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में आपको ये मैंने यहाँ पर बता दिया। अध्ययन करिएगा इसका। सबसे आसान टेक्निक ये कहलाती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एसएससी सीजीएल वगैरह और पीजीएल का जो एग्जाम होता था उसमें पढ़ाते थे मैथ्स। नेक्स्ट जाएंगे, इसका उपयोग करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी कंप्यूटर में बाइनरी डेटा की सबसे छोटी इकाई, बोले बेटा आएगा, आंसर बन जाएगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका यहाँ पर, एआई का पूर्ण रूप, बोले सी आएगा इसका आंसर। डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तो क्या करते हैं, उसको एनक्रिप्टेड, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड बोलते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है, मानव निर्मित है कि मशीन द्वारा निर्मित? मशीन खुद कोई वायरस नहीं बना रही है, मनुष्य बना रहा है, मशीन के माध्यम से बना रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन, मानव निर्मित कहेंगे। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़, और साइड दिए हुए आपको लोक नृत्य करके दिया हुआ है। ठीक है, तो निमाड़ का बहुत ही आसान हो जाएगा, काठी है, मालवा का माछ है, यानी कि सी का 4 आएगा, डी का 3 आने वाला है। एकमात्र ऑप्शन में सी का 4 और डी का 3 दिया, इसका मतलब सिंपल है, ये ऑप्शन ए होने वाला है। ऐसे बनाना था। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, प्रसिद्ध ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय किस शासक के समय में लिखी गई है? कीर्ति वर्मन जी के समय में लिखी गई है। स्पेशल एमपी हिस्ट्री देखेंगे तो मिल जाएगा। 1883 में शुभ समाचार पत्र था शुभ चिंतक, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, किस शहर से हुआ था? भोपाल से, जबलपुर से, ग्वालियर से या रायपुर से हुआ था? इसका आंसर क्या आएगा, इसको पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। जबलपुर समाचार 1883 73। ठीक, तो 1873 क्या दिया है जबलपुर में, जबकि अगर बोला जाए 1883 में कहा जाएगा इसके बारे में, तो ये चीज क्या है आपका, शुभ चिंतक। यहाँ पर बात किस विषय वस्तु के बारे में हो रही है, शुभ चिंतक के बारे में हो रही है। 1883 क्या आएगा इसका आंसर, बी जबलपुर। क्रॉस चेक कर लीजिए। क्लियर, तो जबलपुर समाचार पत्र 1873 में, जबकि शुभ चिंतक 1883 में फ्रॉम जबलपुर। इंदुमती के लेखक कौन है? काफी इसको लेकर डिस्प्यूट हो रहा, बोले ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे। ठीक, ये है इंदुमती, एक महिला पर लिखी गई बहुत ही खास पुस्तक कहलाती है उस जमाने में। इसके राइटर हैं सेठ गोविंद दास। क्रॉस चेक करना है, आप सर्च कर लीजिए इंदुमती, ये लिखा हुआ आपको सेठ गोविंद दास जी की कृति कहलाती है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, पहली कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि कुछ भी नहीं लिखा है, एकांगी कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, केवल इंदुमती जो रचना है उस बारे में पूछा गया है,
सिंपल सा आंसर क्या है, सेठ गोविंदास। आप शायद देख पा रहे होंगे, इसको सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आसानी से। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर पिक्सल क्वालिटी शायद फट गई है, वो तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान क्या आएगा? सी, सिवनी एंड छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, ठीक, इसका सुहागपुर आंसर नहीं आएगा, इसका सिंगरौली आएगा। मैक्सिमम किताबों में आप पढ़ते हैं कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र क्या है, सुहागपुर है। सुहागपुर का जो आप डेटा देखेंगे, स्पेशल उसको स्टडी करेंगे, तो 1535 के आसपास में आएगा कहाँ का, सिंगरौली का, जबकि 1000 के आसपास में आने वाला सुहागपुर का। तो सिंगरौली सबसे बड़ा कहलाएगा। मेरे ख्याल से आंसर ए होना चाहिए, ना कि सुहागपुर होना चाहिए। इसका एविडेंस नहीं लगा पाए, चलिए आप सर्च कर लीजिएगा, बाद के वीडियोस में दे दिया जाएगा, ज्यादा है तो। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की है, महाराष्ट्र की नहीं है। बेसिक क्वेश्चन था ये। परियोजनाओं को सुमेलित कीजिए, सिंपल सा है इसका, बी ऑप्शन इसका आना चाहिए। गांधी सागर यानी कि मंदसौर में, बरगी जबलपुर में पड़ता है, बरगी डैम वाला जबलपुर, हालांकि आधा हिस्सा उसका पड़ जाने वाला है सिवनी में। बाणसागर आपका आ जाएगा बोले रीवा जिला, जबकि राजगढ़ कहाँ आएगा, अशोकनगर में। क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर मैं ज्यादा सर्च नहीं कर पाया, एक अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ, बैनगंगा नहर इसका आंसर होना चाहिए। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट किस वर्ष में स्थापित किया गया? इसका सही आंसर आएगा 1963 आने वाला है। यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि उससे ऊर्जा का उत्पादन कब से होना प्रारंभ हुआ, यहाँ पर बल्कि ये कहा जा रहा है कि कब स्थापित किया गया है। क्रॉस चेक करना है आपको इस चीज को। आपको मिल जाएगा अथेंटिक जगह पर, 1963 इसका आंसर आएगा। 1963, काफी अच्छे से चेक कर लिया, बिल्कुल परेशान होने की कोई बात नहीं है। 2010 का लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण वाला, आंसर इसका ए आएगा। ऐसे परिवार की कुल आय 8 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, 1800 स्क्वायर फीट वाला है 1500, 200 वर्ग मीटर होता है, लगभग 2100 2200 स्क्वायर फीट कहलाता है प्रावधान, वो इसमें नहीं दिया है। तो सही क्या होगा इसका, ए आने वाला है। मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास द्वारा लाडली बहना योजना 2023 कौन पात्र नहीं होंगी? वे महिलाएं या उनके परिवार का कोई भी मेंबर जो भी आयकर दाता, वो पात्र नहीं मानी जाती हैं। ठीक है, कई लोग उसके बिना भी लाभ ले रहे हैं, वो एक अलग विषय है, परंतु प्रावधान उसका ये है, वो जैसे भी लाभ ले रहे हैं वो जाने। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए इनमें से कौन सा प्राधिकरण होता है, या कौन प्राधिकृत होता है? इसका आंसर आएगा 1 2 3 4, यानी सभी जो आपको दिए गए हैं, शासकीय चिकित्सीय संस्थान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल एवं जिला अस्पताल में पदस्थ पदाधिकारी, ये सभी क्या होते हैं, उसके लिए मान्य होते हैं। क्रॉस चेक करना है आपको, चलो इसको क्रॉस चेक कर लो। डेट दी है 5 अप्रैल 2019। मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का है आपका। लोक सेवा प्रबंधन विभाग, लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम, उसके तहत ये दिया है। ठीक, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट निर्धारित समय सीमा प्रदान किया जाएगा। सेवा का नाम ये है, जबकि कौन अधिकारी है जो कि दे सकते हैं, क्रॉस चेक कर लीजिए। शासकीय चिकित्सा संस्थान भी दिया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी दिया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सिविल अस्पताल एवं जिला अस्पताल में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी भी दिया है। इसका मतलब क्या होगा उसका आंसर, चारों, सी फॉर कैट, 1 2 3 4 होने वाला है। रायसेन किले की दीवारों के अंदर में से कौन सा महल नहीं है? मोती महल नहीं है, बादल महल है, रोहिणी महल है, इत्तेदार महल भी है, ये वाला महल नहीं है। क्रॉस चेक करना है अपन को। आर्किटेक्ट ऑफ रायसेन फोर्ट पर जाइएगा, पढ़ लीजिएगा। रायसेन का किला, इसके भीतर बादल महल, रोहिणी महल, इत्रदान महल और हवा महल के नाम से 4 महल हैं। कौन कौन से? बादल, क्लियर दिख रहा है, बादल, रोहिणी, इत्रदान और हवा महल, क्लियर है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन, आंसर ए आएगा इसका। पद्मश्री पुरस्कार 2024 श्री भगवती लाल पुरोहित जी, पीएससी में भी आया था घुमा फिरा करके, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया है, स्टेट सर्विसेज एंड। हाँ, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, किस पठार की दो प्रवाह प्रणाली है जिनमें से एक अरब सागर की ओर तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है? इसका आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए मालवा का पठार, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रवाह प्रणालियां, प्रवाह प्रणालियां करके कहा गया है। किस चीज का प्रवाह? एक तो दिशा का भी को लेकर के भी प्रवाह हो सकता है, दूसरा जल को लेकर के भी प्रवाह हो सकता है। तो मालवा का पठार वह पठार कहलाता है जिससे एक साइड को अरब सागर और दूसरी साइड बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो दोनों ही टच होके कनेक्टेड होके निकलती हैं, पहली बात। दूसरी बात, मालवा के पठार का जो शेप है वैसा आड़े में है, यानी एक साइड क्या कहलाएगा, अरब सागर, और एक साइड कहलाएगा बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं लिखा हुआ कि मालवा का पठार टच हो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन को थोड़ी सा हल्का सा उन्होंने घुमा दिया है। प्रवाह की प्रणालियां लिखा हुआ है आपको, तो मालवा के पठार से होकर गुजरने वाली, ऐसा भी नहीं लिखा है कि ऐसी कौन सी नदी जो मालवा के पठार से निकलती है या उसका उद्गम होता है, उसका ओरिजिन होता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर वहां से गुजर भी रही हैं तो भी वो कहलाएंगी। तो मालवा के पठार से कई नदियां ऐसी निकलती जो अंततः चंबल, और चंबल के बाद में यमुना, और यमुना से लेके गंगा नदी, और गंगा जी के बाद में बंगाल की खाड़ी, और कुछ नदियां इस साइड को जाती जो कि छोटी नदियां हैं साथ ही। उस लिहाज से इसका आंसर मालवा का पठार होना चाहिए। बाकी आप बताइएगा आपका क्या लॉजिक है, आयोग अपने आंसर की में स्पष्ट करेंगे। सुमेलित करना है नदियों को, आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर आएगा डी, 3412। आगे बढ़ जाइए। जी ट्रिवार्था के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकतम क्षेत्र किस प्रकार की जलवायु में आता है? एडब्ल्यू में आता है, आगे के लिए भी याद रखिएगा। मानसूनी जलवायु जो होती है उसको कहा जाता है क्या? एडब्ल्यू करके कहा जाता है, मानसूनी, आर्द्र इत्यादि के संबंध में। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वह क्या है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या मानसूनी जलवायु है, इसलिए एडब्ल्यू आने वाला है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मध्य प्रदेश को दक्षिण पश्चिम मानसून से कितने प्रतिशत वर्षा प्राप्त होती है? 80 से 90% इसका आंसर आएगा जो कि इससे प्राप्त होती है। ठीक, क्रॉस चेक करना है आपको, इसे कर लीजिए, पढ़ लीजिए। राज्य की कुल लगभग 80 से 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। बहुत सीधा सा था ये। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि बाकी सुमेलित हैं, एक नहीं है साहब जी। तो अभ्रक भोपाल वाला नहीं, बाकी हैं। चंदेल शासक विद्याधर है किसका प्रतिरूप? महमूद गजनवी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यशोधर्मन संग्रहालय कहाँ स्थित है? मंदसौर में स्थित है। बाजना मठ मठ जबलपुर शहर में भैरव जी को समर्पित है। स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? महाकौशल क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट, औलीकर राजवंश किस स्थान से संबंधित है? उसका आंसर क्या आएगा? दशपुर आने वाला है। तो दशपुर से संबंधित ऑप्शन ए आ जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जीएस का। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से कैंसिल हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, देख लीजिए। मध्य प्रदेश में दिए गए खनिज उत्सर्जन उत्सर्जन जो क्षेत्र कहलाते हैं, पाए जाने वाले क्षेत्रों के या स्थानों के साथ में उसका मिलान करिए। कैल्साइट, चीनी मिट्टी, तांबा, डोलोमाइट, होशंगाबाद, बैतूल, दमोह, बड़वानी। इसमें तीन ऑप्शन बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखें तो जो तांबा और डोलोमाइट है, ये दोनों ही चीजें होशंगाबाद में मिलती हैं। ठीक, तो एक चीज तो ये मैच करे, लेकिन बाकी कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन डिलीट होगा या कैंसिल होने वाला है, बाकी आप बताइएगा। एफडीआई
मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक, पहला सही है। अर्थात मध्य प्रदेश को अप्रैल 21 से लेकर मार्च 2022 के दौरान में कितने 1560 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। ये वाला कथन सही है। कोटेशन नंबर 2 दिया, कथन नंबर 2 दिया है। अप्रैल 21 से लेकर मार्च 22 तक के दौरान में 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर लिखा है। मिलियन अमेरिकी डॉलर, तो वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, 1 मिलियन डॉलर बहुत होता है, 2 मिलियन डॉलर बहुत होता है साथी। ठीक है, ये वाली बात गलत लिखी हुई है। 208 मिलियन और 209 मिलियन आपको मिलेगा इसका आंसर, इतना एफडीआई प्राप्त हुआ है। इसलिए पहला कोटेशन गलत है, पहला कोटेशन सही है, दूसरा वाला गलत है। क्रॉस चेक करना है। मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023। ठीक, देख पा रहे हैं, अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान मध्य प्रदेश को 1560 करोड़ रुपए का एफडीआई प्राप्त हुआ है। हाँ जी, ये वाला कोटेशन सही है। ब्रैकेट में दिए 208 मिलियन अमेरिकन डॉलर या अमेरिकी डॉलर, ना कि 210। तो 208 मिलियन अमेरिकी डॉलर आएगा, जबकि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? 210। क्लियर? 2 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर बहुत होता है। उस हिसाब से अगर फैक्ट वाइज देखा जाए तो इसका आंसर सही क्या होगा? कोटेशन नंबर 1 1560 करोड़ रुपए सही है, ये वाला कोटेशन गलत है। आगे बढ़ेंगे। पेसा कानून आदिवासी क्षेत्रों में, क्या आंसर है इसका? सी आंसर आएगा, C4। 15 नवंबर को पेसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हुआ 2022 में। राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी स्वयं आई थी, वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी साहब जी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, तो 15 नवंबर 2022 पहली डेट। दूसरा, किस अनुसूची में आता है? तो यह 5वीं अनुसूची में आता है। 6वीं अनुसूची में तो आम मित्र आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, है ना। तो ये 5वीं अनुसूची में आता है पेसा एक्ट, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित। तो इसलिए सी और 4 इसका मिलान होगा। आंसर क्या आएगा? सी फॉर कैट आने वाला है। अगले क्वेश्चन पर आइए। 2011 की जनगणना के संदर्भ में ये सी सुमेलित नहीं है ना, गलत दिया है, तो सी आएगा। जो दिया है 231 व्यक्ति जनसंख्या घनत्व है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं 236 है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। बाकी सारे डेटा सही दिए हुए हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किसानों के खाते में कब से जानी शुरू हुई? इसका सही जवाब आएगा 25 सितंबर 2022। क्रॉस चेक करना है। पेसा एक्ट वाला भी लगे हाथ क्रॉस चेक कर लीजिए अगर देखना चाहे तो। स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मध्य प्रदेश ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर 15 नवंबर 2022 को पेसा नियमों को अधिसूचित किया। ठीक है, पीआईबी की विज्ञप्ति 17 नवंबर 2022 की है, मैच कर लीजिएगा। आगे बढ़े इसमें। ये दिया है कि संविधान के भाग इतने इतने 5वीं अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए यह कानून बनाया है। कौन सी अनुसूची? ये लिखा है 5वीं अनुसूची। क्लियर है? तो 15 नवंबर 2022 5वीं अनुसूची उसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर भी क्रॉस चेक करना है अपन को। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ठीक है, मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख योजनाओं वाले सेक्शन पर जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। इसमें आप आइएगा, आवेदन, संपर्क, पंजीयन, प्रशिक्षण कहाँ करें इत्यादि दिया होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर 25 सितंबर 2020 से 25 सितंबर 2020 से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि किसानों के खाते में जानी शुरू की गई। क्लियर है? चालू की थी अपन ने 22 सितंबर को, परंतु खाते में राशि कब से स्टार्ट की है? बोले साहब जी 25 सितंबर से। ये थोड़ी सा घुमावदार पूछा था और इसको लेकर के कई लोग डाउट कर रहे थे कि बोले नहीं ये क्वेश्चन
डिलीट होगा, कैंसिल होगा, नहीं होगा। सही जवाब दिया उसमें, आंसर उसका डी आने वाला है। इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपको बता दिया मैंने कहाँ पर क्या क्या था, मिल जाएगा। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जिनको लेकर के काफी विद्यार्थी परेशान हो रहे थे, और अथेंटिक सोर्स, अथेंटिक आंसर वगैरह उनको चाहिए थे। तो ये काफी अच्छे से क्रॉस चेक किए हैं। इसके बावजूद भी हो सकता है कि इन 50 में से शायद कोई एक आध क्वेश्चन का आंसर देख ना पाए हों, या टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, इत्यादि वगैरह हो गया हो, या गलती हो गई हो, है ना। तो आप अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें, उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। फिर भी जहां तक मुझे जानकारी है, इसको काफी अच्छे से क्रॉस चेक कर लिया है, और अच्छे से चेक करने के पश्चात में ही आपको बताया जा रहा है। फिर भी संभावना होती है गलतियों की, तो उसके लिए ये है कि आप स्वतः भी अपने तरफ से मेहनत कर लें और उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्लियर है। पार्ट बी वाला जो सेक्शन है इसका, उसका वीडियो प्रयास करेंगे कि आपको कल मिल जाए। और पिछले वीडियो में कुछ बातें आप लोगों को बताई गई थी, शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया। एक पॉइंट हमने कहा था कि आप लोगों ने जो पेपर अटेम्प्ट किया है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उनमें से आपको कितने सही लग रहे हैं और कितने गलत लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नाम मात्र के विद्यार्थियों ने बताया है, मैक्सिमम ने नहीं बताया है। यानी वीडियो देख तो कई लोग रहे हैं, ठीक है, देख करके उससे अपना काम तो बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं, और जानना भी चाहते हैं कि कट ऑफ लगभग कितना जाएगा, परंतु उस जानने के लिए सहयोग नहीं देना चाहते हैं। तो बड़ी अजीब सी विडंबना है। और जब तक मुझे सही जानकारी नहीं देंगे आप, एक्यूरेट जानकारी, तो कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यदि वो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो फिर उसके लिए बार बार डिमांड करना बंद करिए, कट ऑफ कितना क्या जाएगा। जो आपको लगता है उतना ही जाएगा, सीधी बात तो ये है। ठीक है, ध्यान रखिए, माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग बहुत अजीब टाइप से जाता है कट ऑफ, भले ही कितनी पोस्टें हों, कम हों। ठीक है, तो ये है उसकी आंसर की, पार्ट ए वाले की। इससे मैच कर लीजिए और मुझे बताइए पार्ट ए में कितना आ रहा है, और टोटल कितना क्या अटेम्प्ट किया है, कितने गलत हैं, या लगता है कि हाँ इतने गलत हो जाएंगे। पार्ट ए अब आपके हाथ में आ गया है। और दूसरा, मैंने एक चीज कही थी पिछले वीडियो में कि और भी ऐसी वैकेंसियां आने वाली हैं बहुत ही जल्दी। तैयारी अपनी निरंतर बनाए रखिएगा, अब वो चाहे 4 महीने में आए, 6 महीने में आए, या एक आध साल के दौरान में आए, अपनी तैयारी बनाए रखिएगा, कंटिन्यू रखिएगा। और जैसे ही इसका रिजल्ट आता है, इंटरव्यू के लिए बैच स्टार्ट करेंगे, एडवांस में आप जान लीजिए। जैसे ही रिजल्ट आता है, उसके नेक्स्ट डे आप संपर्क कर लीजिएगा, यदि आप इंटरव्यू को वाकई में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, और करना ही चाहिए, क्योंकि माइनस मार्किंग है, और किसी को भी इतने नंबर रिटर्न में नहीं मिलेंगे कि इंटरव्यू दिए बिना हो जाए, या इंटरव्यू नंबर खींचे बिना सिलेक्शन हो जाए। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, यह एमपीपीएससी है, यानी इस चोटी का जोर लगाना पड़ेगा आपको, हर स्तर पर लगाना पड़ेगा, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे वो इंटरव्यू हो। और वहां पर 10% ही मात्र आएगा ये सिलेबस का, इस बात को ध्यान रखिएगा। 80 से 90% सेक्शन इंटरव्यू में आपसे बहुत ही अलग पूछा जाने वाला है। तो पूरा आपका जो अभी तक की जर्नी रही है, इस उम्र तक आपने जो भी चीजें की, उन सभी विषयों पर क्वेश्चन होने वाला है। किस प्रकार का क्वेश्चन होता है, किस तरह से घुमा के पूछते हैं, किस तरह से कई बार कंफ्यूज भी करते हैं, उस सारी चीज़ों की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्लास में हम बताएँगे। शायद आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाए। अभी तक तो सभी विद्यार्थियों के लिए ज़बरदस्त हेल्पफुल रहा है, ठीक है? और मैंने कहा कि तैयारी जारी रखें, तो सिंपल सा तरीका है, 1 ईयर वाला जो बैच है, उसके माध्यम से आप हम लोगों के साथ में जुड़िए। तो यदि एमपीपीएससी दे ही रहे हैं, तो मेंस में आपको पढ़कर मज़ा आ जाएगा साहब जी। भले ही आपने 3-4 मेंस दिए हैं, किन्हीं भी कारणों से नहीं निकल पा रहा है, या बिल्कुल मनवांछित पद नहीं मिल पा रहा है, तो डेफ़िनेटली आपको संपर्क करना चाहिए हम लोगों से, मिलना चाहिए, और एक बार उसको करके देखना चाहिए। क्लियर है? इस आंसर की से मिलाएँ, और मिला कर के बताइए कमेंट बॉक्स में कितना क्या स्कोर आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।